हेलो वेलकम इन ए के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम जो आपके साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी के, उन सभी का भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्सिया, यानी कि जो हमें चीज़ें दी गई हैं इनमें से किसके पास ज़्यादा इनर्सिया होगा, ऐसा हमें बताना है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूं, पहले समझ लेते हैं कि इनर्सिया किसे कहते हैं और कैसे पता लगता है कि किस चीज़ के पास ज़्यादा इनर्सिया होगा, है ना। तो देखो, इनर्सिया का मतलब है किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जिस भी स्टेट में है उसी में रहना चाहती है। अगर वो रुकी हुई है तो हमेशा रुका रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है, चल रही है, मूवमेंट है उसमें, तो वो उसी सेम वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया इनर्सिया। अब इनर्सिया किस चीज़ का ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना है एनीथिंग दैट हैज़ मोर मास विल हैव मोर इनर्सिया। मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास ज़्यादा है उसका इनर्सिया ज़्यादा होगा। मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, यानी कि जो ज़्यादा किलोग्राम वाली चीज़ होगी, ठीक है, उसका इनर्सिया ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर आपको ये नियम पता है कि जिसका मास ज़्यादा, यानी कि जिसका हम किलोग्राम में नापेंगे तो जो किलोग्राम में ज़्यादा आएगा उसका इनर्सिया ज़्यादा होगा, तो आप ये अब आंसर दे सकते हो। जैसे पार्ट ए में बोला गया है कि कोई रबड़ की बॉल हो या फिर सेम साइज का कोई पत्थर हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एक रबड़ की बॉल ली और उसी सेम साइज़ का पत्थर लिया तो कौन ज़्यादा किलोग्राम का होगा? जाहिर सी बात है स्टोन का मास ज़्यादा होगा, स्टोन ज़्यादा केजी का होगा, तो इनर्सिया भी स्टोन का ही ज़्यादा होगा बॉल के कंपेयर में। ठीक है, कंपैरिजन में तो हम बोलेंगे स्टोन हैज़ मोर इनर्सिया दैट, देन आएगा यहाँ पे, देन सेम साइज ऑफ रबड़ बॉल। ठीक है, तो स्टोन हैज़ मोर इनर्सिया देन सेम साइज ऑफ रबड़ बॉल। ठीक है ना, यहाँ पे देन लिख देना, दैट नहीं। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें क्या पूछा गया था? कोई साइकिल हो और ट्रेन हो। तो जाहिर सी बात है यार, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाईसाइकिल, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ट्रेन हैज़ मोर इनर्सिया। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? ए 5 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपीज़ कॉइन, मतलब है कोई 5 रुपये का सिक्का है, कोई 1 रुपये का सिक्का है। तो जाहिर सी बात है 5 रुपये का जो सिक्का होगा इसका मास ज़्यादा होता है, तो इसका इनर्सिया भी ज़्यादा होगा 1 रुपये के सिक्के के मुकाबले। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा गया है? इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। मतलब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज होती है ये हमें बताना है। पहले एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एक फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स दी फुटबॉल टुवार्ड्स द गोल। मतलब कोई एक प्लेयर है, वो अपनी ही टीम के दूसरे प्लेयर के पास फुटबॉल को किक मारता है, और जब ये फुटबॉल दूसरे प्लेयर के पास पहुंचती है तो वो वापस से इस पर किक मारता है गोल की तरफ। तो 2 बार तो यहाँ चेंज हो गया, एक बार पहले प्लेयर ने लात मारी, एक बार दूसरे प्लेयर ने। ठीक है, आगे क्या बोला है? द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। जो दूसरी टीम का गोल कीपर है वो उस बॉल को रोकता है, कलेक्ट करने के लिए उसे रोकना पड़ेगा, तो यानी कि एक बार और वेलोसिटी में चेंज आ गया, तीसरी बार। उसके बाद है, रोकने के बाद वो क्या करता है? किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम, यानी कि जो दूसरी टीम का गोलकीपर था उसने बॉल को रोका और फिर अपनी टीम की तरफ फिर से किक किया, यानी चौथी बार चेंज हुआ। ठीक है, और हमसे पूछा गया है ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। हर केस में जो फोर्स लगा रहा है उस एजेंट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो पहली बार तो 4 बार यहाँ पर चेंज हो रहा है। याद रखना कि वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है? या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, यानी कि स्पीड में, या फिर डायरेक्शन में चेंज आ जाए। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड सेम भी रहेगा, तब भी वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा का यानी डायरेक्शन का इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इन द एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस 4 टाइम, 4 बार। 4 बार कब कब है? हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। फर्स्ट बार कब चेंज आता है? फर्स्ट चेंज आता है व्हेन द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, जब पहला प्लेयर किक करता है। यहाँ पे एजेंट कौन हुआ फोर्स सप्लाई करने के लिए? द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, अच्छा, सेकंड चेंज कब आता है वेलोसिटी में? व्हेन सेकंड फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल, यानी जो सेकंड प्लेयर है जिसके पास फर्स्ट प्लेयर ने बॉल पहुंचाई, ये जो सेकंड प्लेयर है गोल की तरफ जब बॉल को पहुंचाएगा, है ना, तो वहाँ पे सेकंड बार चेंज आएगा।
ठीक है। और यहाँ पे एजेंट कौन रहेगा, एजेंट रहेगा सेकंड फुटबॉल प्लेयर। अब आप कह सकते हो कि क्या पता जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड पे गई हो, लेकिन तब भी हो सकता है डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना, डायरेक्शन तो अलग होगी, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। थर्ड चेंज कब हुआ, जब गोलकीपर ने बॉल को रोका। तो इस केस में एजेंट कौन है, फोर्स अप्लाई करने वाला, जाहिर सी बात है गोलकीपर, क्योंकि वही फोर्स लगा के बॉल को रोक रहा है। फोर्थ चेंज कब हुआ वेलोसिटी में, जब गोलकीपर ने किक किया अपने प्लेयर के पास। तो इस केस में सप्लाइंग फोर्स कौन कर रहा है, फोर्स को सप्लाई कौन कर रहा है, एजेंट कौन है, गोलकीपर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी वाइग्रसली शेक इट्स ब्रांच, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब हम जोर से किसी टहनी को हिलाते हैं किसी पेड़ की, तो कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं नीचे, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है ना। ये लाइन तो पहले आप शुरू में लिख देना, ठीक है। आगे भले आप एक्सप्लेन कर पाओ ना कर पाओ एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना तो जरूर लिखना, दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया के कारण होता है। हालांकि आपको आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है या आपको अच्छे से नहीं आ रहा, तो कम से कम इतना तो आपको दिखाना है टीचर को कि आपने ये लिखा हुआ है, इट हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जो चीज़ जिस स्टेट में है, अगर वो रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहेगी, और अगर वो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली द ब्रांच एंड लीव्स आर इन रेस्ट एंड वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब क्या है कि शुरुआत में जब हमने टहनी को नहीं हिलाया था, तब जो टहनी है यानी ब्रांच है और जो पत्तियां हैं दोनों की दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट पोजीशन में है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं। बट लेकिन व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू शेक द ब्रांच, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि टहनी को हिला पाएँ, इट कम्स इन मोशन, इट मतलब ये टहनी, ये जो ब्रांच है, जो ब्रांच है वो मोशन में आ जाती है। क्यों आ गई, क्योंकि हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। बट देखो फोर्स हमने टहनी पे अप्लाई किया, पत्तियों पे तो नहीं किया। बट लीव्स स्टिल वांट्स टू बी इन रेस्ट, इसीलिए जो पत्तियां हैं अभी भी वो रेस्ट में रहना चाहेंगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री या फिर ब्रांच, और इसी के कारण क्योंकि टहनी हिलना चाहती है, पत्तियां वहीं रुके रहना चाहती हैं, जिद पे अड़ी हुई हैं, तो क्या होगा कि जो कमज़ोर पत्तियां होंगी वो टूट जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी और वो नीचे गिर जाएंगी। आगे बात समझ में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब क्या कि कब जब कोई चलती हुई बस अचानक से रुक जाए तो आप आगे की ओर झुक जाते हो अगर आप बस में बैठे हुए हो तो, या फिर कोई रुकी हुई बस अचानक से चलने लगे, चलना शुरू करे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो, ऐसा क्यों होता है। तो फिर से इसके आंसर में सबसे पहली लाइन जो टीचर को नज़र आनी चाहिए वो है इट हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है। क्यों होता है आगे मैंने समझा रखा है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो मैंने लिखा है व्हेन द बस इज़ मूविंग, क्योंकि पहले मूविंग वाला केस पूछा है इन्होंने, तो हम मान लेते हैं कि मान लो जब बस चल रही है, ठीक है, बस एंड और बॉडी आर इन मोशन, तब जब बस मूविंग पोजीशन में है तब बस भी मोशन में है और हम उसके अंदर बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी भी मोशन में है। एंड वांट्स टू बी इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और बस और हमारी बॉडी दोनों ही मोशन में ही अब रहना चाहेंगी, क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। बट लेकिन व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड बस कम्स इन रेस्ट, यानी कि जब ब्रेक लगती है तो वहाँ से फोर्स के कारण जो बस है वो तो रेस्ट में आ जाती है। एंड लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी वॉज इन कॉन्टेक्ट विद बस सो इट ऑल्सो कम्स इन रेस्ट, ठीक है। तो जो हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है क्योंकि बस के साथ कांटेक्ट में है तो ये भी रेस्ट में आ जाता है। बट अपर पार्ट जो हमारा शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है
स्टिल वांट्स टू बी इन मोशन, वो अभी भी मोशन में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहिए, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमारा अपर पार्ट मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, वी फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, या गिर जाते हैं, ठीक है। सेम एज व्हेन बस एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जब कोई रुकी हुई बस एक्सिलरेट करना चालू करती है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही होती है, वेलोसिटी को बढ़ा रही होती है। पहले तो वो रेस्ट में थी ना, तो जाहिर सी बात है बस और हमारी बॉडी दोनों रेस्ट में रहना चाहेंगी, लेकिन इंजन स्टार्ट हुआ, वहाँ से फोर्स जनरेट हुआ, तो बस तो मोशन में आ जाती है, बट अपर पार्ट और बॉडी स्टिल वांट्स टू बी इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर वहीं रहना चाहता है जबकि बस आगे जाना चाहती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.1 की, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये बच्चों को कठिन लगते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इन क्वेश्चन तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो इन ये क्वेश्चंस बच्चों को कठिन लगते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को भूल जाओ। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है F=ma, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो कि होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, और ये है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि होता है m×a, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले आप इन फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा लेना, इनमें से कौन सी चीज़ क्या है ये बिठा लेना। इस चैप्टर के 99% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ए क्या है? एक्सीलरेशन है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में नापेंगे इसको, ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, ठीक है। टी क्या है? टाइम है, इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड। एफ क्या है? फोर्स, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। एम क्या है? मास, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे ही आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ें बैठ गई, अब आप इन क्वेश्चन को ट्राई करो, आपसे हो जाएंगे। ध्यान से देखना, सिर्फ आपको अब समझना है कि अप्लाई कैसे करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी आपको जब ये एग्जांपल करोगे ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इजी होते हैं। देखो, इसमें बोला गया ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कोई कांस्टेंट फोर्स है जो किसी 5 किलोग्राम की वस्तु पे अप्लाई होता है फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए। मैंने क्या बोला? किलोग्राम में मास को नापते हैं, यानी कि जो 5 है ना, ये किसकी वैल्यू है? एम की वैल्यू है, एम मतलब मास। तो जैसे ही आपको चीज़ें मिलती जाती हैं, आप पहले नोट करो, ये मत सोचो कैसे होगा, पहले आप नोट करो कि कौन सी चीज़ क्या है। तो किलोग्राम में जैसे ही कुछ दिखता है समझ जाओ वो मास है, यानी कि एम की वैल्यू है, ठीक है। 2 सेकेंड, सेकेंड का मतलब क्या है? टाइम रहा होगा ये, तभी तो सेकंड में नाप रहे हैं, तो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकंड, ठीक है। कोई कांस्टेंट फोर्स है, हमें फोर्स पता नहीं कितना है, तो मान लेते हैं लेट द फोर्स इज एफ, मान लेते हैं एफ न्यूटन फोर्स है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी जब 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए कोई बल यानी फोर्स अप्लाई किया गया, तो उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 3 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, लेकिन फोर्स की वजह से ताकत लगी है उस पर, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या कहा कि जो शुरुआत में वेलोसिटी होती है उसको यू बोलना है, और जो बाद में हो जाती है वो वी होता है, चाहे बढ़ी हो चाहे घटी हो, बाद वाली को वी बोलोगे। तो शुरुआत में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। बाद में कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड, तो वी की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया गया जिसने इसकी वेलोसिटी को इतना चेंज कर दिया, ठीक है, 3 से 7, उस फोर्स के बारे में बताओ वो कितना अप्लाई किया गया था। अब एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। हमसे पूछा क्या गया? हमारा ध्यान पहले उस पर जाना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? F=ma। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आ गया कि भाई फोर्स निकालना है, फोर्स होता है m×a। अब हम ढूंढेंगे कि इस फॉर्मूले में जो जो हमें चाहिए, क्या क्या हमें वो उनमें से क्या क्या पता है। तो हमें चाहिए m हमें पता है भैया 5 kg, हमें चाहिए a हमें अभी तक नहीं पता था। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आता है कि पहले तो a निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले a का फॉर्मूला लगा देंगे हम।
समझ में आया कैसे हमारा दिमाग यहाँ काम करेगा कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि मुझे निकालना तो एफ ही था, m इंटू ए, लेकिन मुझे ए पता नहीं है, तो मुझे पहले ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि ए मिल जाए, यानी कि एक्सेलेरेशन मिल जाए। एक्सेलेरेशन क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 7, और u की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाई टी कितना है 2 सेकेंड। तो 7 में से 3 गया 4 बचा, डिवाइड बाई 2 यानी 4/2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? जो भी चीज़ें आपके यूज में आती हैं सबकी ऐसा यूनिट याद रखना, ठीक है? अब मुझे ए पता लग गया, चलो एफ़ की बात करते हैं। एफ़ का फॉर्मूला लगाया m इंटू ए। एम की जगह कितना लिखोगे साहब? 5 किलोग्राम है तो 5। ए की जगह कितना लिखोगे? 2, तो 5 गुणा में 2 10। अब 10 क्या, ठीक है, 5 गुणा में जो 2 10 आएगा वो किस यूनिट में आएगा? न्यूटन में आएगा। कब लिखोगे आप न्यूटन? आप याद रखना, जब मास किलोग्राम में होगा और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, तभी आप फोर्स को न्यूटन में लिखना, नहीं तो पहले कन्वर्ट करनी पड़ेंगी आपको यूनिट्स। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है? अभी तक तो हमने सिर्फ इतना निकाला, क्वेश्चन में आगे भी कुछ चीज़ें पूछी हैं। क्या पूछा है? नाउ इफ़ फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर फोर्स 2 सेकंड की बजाय, मतलब 2 सेकंड के लिए ना लगाया गया होता बल्कि 5 सेकंड के लिए लगाया गया होता, तब जो ये वेलोसिटी 7 हो रही थी वो कितनी होती? मतलब 7 तो नहीं होती तब, क्योंकि 2 सेकंड लगा रहे हो तो वेलोसिटी 7 हो जा रही है फाइनल वाली। कह रहा है अगर 5 सेकंड के लिए लगाया गया होता तब ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होती, ठीक है? तो मतलब हमें निकालना है कि अगर टाइम की वैल्यू 5 सेकंड हो तो वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वाली, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो फोर्स तो यही अप्लाई किया गया 10 न्यूटन, तो फोर्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू ए। अब यहाँ पर क्योंकि पूछा जा रहा है वेलोसिटी, और फोर्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फोर्स को लगाने के बाद वेलोसिटी पूछी है। फोर्स अब हमें पता लग चुका है तो इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। तो फोर्स की जगह तो मैंने 10 लिख दिया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा इस तरीके से लिखने पे। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमसे वेलोसिटी पूछा है और यहाँ पर तो ए नज़र आ रहा है, वेलोसिटी नज़र नहीं आ रही, वेलोसिटी इसके अंदर छुपी हुई है इस फॉर्मूले में। तो फिर से ए का फॉर्मूला क्या था साहब? ए का जो फॉर्मूला था वो था v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो अगर मैं इस ए की जगह इसका फॉर्मूला रख दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे v नज़र आ जाएगा, यही मुझे चाहिए। देख लो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये तो चाहिए। तो मैंने ए की जगह इसके फॉर्मूले को रख दिया। अच्छा, t2 लिखा है, मतलब दूसरा टाइम है ना, पहले टाइम अलग था 2 सेकंड, अब 5 है तो इसलिए t2 लिख दिया, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो f की जगह 10 रखा क्योंकि 10 न्यूटन आया हुआ है। मास 5 किलोग्राम था तो 5 किलोग्राम आ गया। v की जगह देखो v ही रहेगा। u कितना था? u तो शुरुआत वाला सेम ही है 3, तो इसकी जगह 3 आ गया, है ना? तो 10 की जगह 10, 5 की जगह 5, v की जगह v, u की जगह 3 आ गया, और t की जगह फिर से 5 है, क्योंकि इस बार जो टाइम है ना वो 5 सेकंड है। तो टाइम की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई? 5 सेकंड। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 को कॉपी कर दो, 5 से 5 कट चुका है, यहाँ बचेगा v माइनस 3, v माइनस 3 कॉपी कर दो, ये -3 इधर जाएगा प्लस में 10 में, तो 3 और 10 13, यानी v बराबर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, ठीक है? अगला एग्जाम्पल 8.2, इसमें कह रहा है विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। किसको ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? पहला है एक्सीलेटिंग ए 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो 2 किलोग्राम है यानी कि ये मास है, फिर यहाँ पे 4 किलोग्राम है, ये भी मास है, तो 2 अलग अलग मास है ना, तो एक को m1 बोल दो, एक को m2 बोल दो। m1 हो गया 2 किलोग्राम, m2 हो गया 4 किलोग्राम, ठीक है? जो 2 किलोग्राम वाला मास है जिसे हमने m1 बोला है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको एक्सेलरेट करते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, यानी कि ये एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो 4 किलोग्राम वाला मास है इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया जाता है। अब यूनिट से ही समझ में आता है कि ये भी एक्सेलरेशन है, तो ये भी ए के बराबर ही लिखोगे, लेकिन 2 अलग अलग एक्सेलरेशन है, इसलिए पहचान के लिए एक को a1 बोल दिया, एक को a2 बोल दिया, ठीक है? मतलब 2 किलोग्राम में इतना एक्सेलरेशन और 4 किलोग्राम में इतना एक्सेलरेशन करा जाए अगर, तो किस में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा बल लगेगा, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये पूछा है। तो यार F बराबर क्या होता है साहब? F बराबर होता है m इंटू ए, क्योंकि पहले केस में फोर्स निकालना इसलिए 1 बोल दो,
F1 इक्वल टू A1 M1, ठीक है। तो M1 पहला मास कितना है 2 किलोग्राम का, तो 2 आ जाएगा। A1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। 5 गुणा में 2 हो जाएगा 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अगर ये किलोग्राम में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। 1 न्यूटन का मतलब ही होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ अगर हम फोर्स निकालें इस केस में, तो फिर से F का फॉर्मूला M इंटू ए ही रहेगा, लेकिन ये सेकंड केस वाली बात कर रहे हैं इसलिए हमने 2 लगा दिया पहचान के लिए। सेकंड केस में M 4 है और A 2 है, तो यानी 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो ये 10 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, बड़ा कौन है F1। F1 इज़ ग्रेटर देन F2, मतलब एक्सीलेटिंग 2 kg मास है ना, 2 kg वाले मास को एक्सीलेट करना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से ये ज़्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी एग्जांपल नंबर 8.3, इसमें कह रहा है मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही पता लगा कि ये शुरुआत की वेलोसिटी है ना, शुरुआत की वेलोसिटी को u बोलते हैं, तो u आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि 4 सेकेंड का टाइम लिया और ये रुक गया। देखो यहाँ पे बोला है स्टॉप होने में, स्टॉप का मतलब फाइनली इसकी स्पीड 0 हो गई होगी, वेलोसिटी भी 0 ही हो गई होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 0। अब मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड, तो 0 को तो कुछ भी लिख दो, मीटर पर सेकंड लिख दो, किलोमीटर पर आवर को फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 मीटर पर सेकंड ही लिखा मैंने। लेकिन ये वाली जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेना। कैसे बदलोगे? 108 है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 108 में 108 का 1000 गुना, और नीचे क्या है आर पर आर, माइनस में ना पर नीचे आएगा ये, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक। तो 1 0 से 1 0 गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 गया, 6 गुणा में 6 36, यानी नीचे 36 लिखा है, ऊपर 108 है, 36 यहाँ 108 होता है, यानी 3 बार पढ़ा जाएगा 10 और ये 3, 10 गुणा 3 30, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। मुझे क्या करना है, मुझसे बोला गया कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ मास अलोंग विथ पैसेंजर्स इज 1000 kg, मतलब फोर्स निकालना है अगर जो कार का मास है सवारियों सहित वो 1000 किलोग्राम है, यानी m की वैल्यू आ गई 1000। तो फिर से फोर्स के लिए m इंटू ए वाला फॉर्मूला होता है, ये तो आपके दिमाग में होगा कि मास तो पता है लेकिन एक्सीलेशन नहीं पता, तो पहले एक्सीलेशन वाला फॉर्मूला लगा के एक्सीलेशन निकालोगे। एक्सीलेशन का क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v रुक गया था तो 0, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और u कितना मीटर पर सेकंड में आया 30, तो यहाँ पे 30 लिखोगे, डिवाइड बाई टाइम सेकंड में लिखोगे कितना है 4 सेकंड, तो -30 बटे में 4 हो जाएगा -15 बटे 2, 2 से काट दो दोनों को, तो एक्सीलेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में -15 बटे 2, ठीक है। अब हम f का फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू ए। m कितना है साहब 1000 किलोग्राम, तो 1000 आ गया, a कितना है -15 बटे 2। फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, क्यों? क्योंकि एक्सीलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और ये किलोग्राम में है, ठीक है। 2 से 1000 को काटोगे 500 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 500 लिख दिया, गुणा में है माइनस का 15, माइनस पहले लगा दिया है, ठीक है। तो 15 गुणे 5 75 होता है, 2 0 और लगा दो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। बस मतलब यहाँ कार है, बस नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 8.4 की। एग्जाम्पल 8.4 क्या है? ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। जैसे ही आपको इतना पता लगा कि यहाँ पे न्यूटन लिखा है तो मतलब ये फोर्स ही होगा, ऐसी बात है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, इसको नोट कर लो, ठीक है। गिव्स ए मास m1 इन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक फोर्स 5 न्यूटन का किसी मास m1 में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ a1 मास m1 में वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यही फोर्स m2 मास में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि जो एक्सीलरेशन दूसरा वाला है इसको a2 बोल दो, तो जो a2 है जो मास m2 में प्रोड्यूस हुआ है ये है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a1 पहले एक्सीलरेशन की ये वैल्यू हो गई, a2 की ये वैल्यू हो गई, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव
इफ़ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर, मतलब यही फोर्स कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा अगर दोनों मासेस को m1 और m2 को एक साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो पता करना पड़ेगा दोनों मास हैं कितने कितने, फिर हम उनको जोड़ के देखेंगे कितना हुआ, फिर निकाल पाएंगे। तो देखो पहली बात तो मुझे F पता है, ठीक है, A1 निकालना, A1 भी पता है, M1 निकालना है। तो मुझे पता है F क्या होता है, M इंटू ए। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इसको लेफ्ट में लिखा है क्योंकि मुझे M नहीं पता। तो M इंटू ए हो जाएगा F, M1 A1 पहले केस की बात कर रहे हैं, तो M1 में, ठीक है, जो A1 है, ठीक है, पहला वाला एक्सीलरेशन वो कितना है, वो 10 है। तो फर्स्ट एक्सीलरेशन की जगह 10 आ गया, M1 की जगह M1 बराबर है फोर्स 5 न्यूटन। 10 जाएगा डिवाइड में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 किलोग्राम हो गया पहला मास। इसी तरह से फोर्स क्या होता है, M इंटू ए। ठीक है, तो अभी दूसरे केस की बात कर रहे हैं तो A2 M2 लिख दो। फोर्स वही है क्योंकि दोनों केसेस में वही फोर्स लगाया गया है, तो इस फोर्स को F1 F2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो M2 हमें नहीं पता, A2 दूसरा वाला एक्सीलरेशन जो M2 में प्रोड्यूस हुआ है कितना है, 20 है, तो इसकी जगह 20 आ गया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 5 आ गया। तो 5/20, ये 20 डिवाइड में जाएगा, तो 5 1 जा 5 4 जा, यानी 1/4 kg आ गया। अब टोटल मास कितना होगा, यहाँ पे है 1/2 किलोग्राम और यहाँ पे है 1/4 किलोग्राम, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास को m मान लेते हैं, तो m कितना हो जाएगा, पहला वाला मास यानी 1/2 किलोग्राम और दूसरा वाला 1/4। इनको आपको जोड़ना आता होगा, ठीक है, जो फ्रैक्शन है उनका जोड़ आपको आता होगा कि भाई एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा, तो 2 ऊपर 1 है, 2 गुणा 1 2 हो गया, फिर 4 एकम 4, तो 1 ही बार गया, तो 2 और 1 3, 3/4, तो 3/4 किलोग्राम टोटल मास हुआ। अब हम क्या बोलेंगे कि टोटल मास इंटू में जो टोटल एक्सीलरेशन आएगा उसको हम बोल देते हैं स्मॉल ए। A1 A2 अलग अलग चीज़ें थी, यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट आएगा मास को जोड़ने के बाद एक्सीलरेशन का, उसको स्मॉल a बोल दिया, 1 2 नहीं लगाया। ठीक है, तो टोटल मास इंटू में टोटल एक्सीलरेशन, फोर्स तो वही है, वही फोर्स अप्लाई किया गया यानी कि F के बराबर। तो टोटल मास कितना है साहब, 3/4, तो मास की जगह आ गया 3/4, ए अपनी जगह रहा। अब अगले केस में क्या होगा, अगले स्टेप में 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 गुणा में 5 यानी ऊपर बन जाएगा 20, यहाँ पे देख लो, और 3 जाएगा नीचे यानी 20/3, तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 3 को 20 से डिवाइड करोगे 6.6666 ऐसे चलता जाएगा, राउंड ऑफ करोगे 6.67, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल, इसमें बोला गया है दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर 8.9। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ग्राफ दिया गया है। इसमें पूछा है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है किसी बॉल का जो टेबल पे, ठीक है ना, मूव कर रही है, और जो बॉल का मास है वो 20 ग्राम है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती है। हमसे पूछा गया है कि कितना फोर्स टेबल लगाता है इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो पहले ग्राफ समझो, ठीक है, देखो ये जो वाई एक्सिस है इस पर वेलोसिटी दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, याद रखना मीटर पर सेकंड नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जो एक्स एक्सिस है इस पर टाइम दिया गया है सेकंड में, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब हमने देखना चालू किया, यानी टाइम जब जीरो था, टाइम इस एक्सिस पे, टाइम जीरो पे वेलोसिटी कैसे देखोगे, ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, वाई को, तो ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है वाई को टाइम जीरो पे, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है ये कितना, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कैसे देखोगे, जब फाइनली ये जहाँ तक ग्राफ गया है उसका अंतरिम छोर, सबसे एंड के टाइम पे, इससे आगे ग्राफ नहीं है, देखो ये ग्रीन वाली लाइन, तो यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यानी कि v मिलेगी आपको। v कौन से एक्सिस पे मिलेगी आपको, y एक्सिस पे। x पे 10 मत लिख देना, ये तो टाइम है, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। इस सीट में वेलोसिटी देखोगे, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे सब जीरो रहता है, यानी कि v हो गई 0 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये 0 सेंटीमीटर पर सेकंड ही लिखना चाहिए, बट आप इसको मीटर पर सेकंड लिख दो, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 है तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखो, मीटर पर सेकंड लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही था तो इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो सेंटीमीटर पर सेकंड ही रहेगा क्योंकि 0 नहीं है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में बदल जाता है, तो 100 से जैसे डिवाइड किया सेंटीमीटर की जगह आ गया मीटर पर सेकंड, सेकंड से कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2/10 का मतलब होता है 0.2,
मीटर पर सेकंड। तो u आ गया मीटर पर सेकंड में, v आ गया मीटर पर सेकंड में। टाइम की और ज़रूरत पड़ेगी हमें। टाइम कितना है, देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ग्राफ ख़त्म हुआ, इसके बीच में कितने सेकंड्स का गैप है, 10 सेकंड का। तो यानी टाइम हो गया 10 सेकंड्स। आगे बात समझ में। तो इस ग्राफ से इस तरह से हम u, v और t पता लगा लेते हैं। उसके बाद हमें पता है, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए कि a हमें चाहिए होगा फोर्स निकालने के लिए। तो a का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई टी है। v 0 है, u 0.2 है, t है 10। तो 0.2 डिवाइड बाई 10, तो क्योंकि 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक और पीछे खिसक जाएगा, यानी 0.02। तो यानी 0.02 या 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस v रहेगा। तो एक्सीलरेशन पता लग गया। अच्छा, मास यहाँ ग्राम में दिया गया है। मैंने कहा अगर आपको न्यूटन में फोर्स निकालना है तो मास किलोग्राम में होना चाहिए, है ना। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दोगे इसका, तो बचेगा 2/100। 2/100 मतलब 100 के पास 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। अब F इक्वल टू एम में वैल्यू रख दो। एम की वैल्यू कितनी है, 0.02, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 0.02, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अब फोर्स न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा में 2 करोगे 4 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट इधर है और 2 के बाद पॉइंट इधर है, 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो माइनस के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इतना न्यूटन फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ आपके सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।